जब से इंसानों ने अंतरिक्ष में जाना शुरू किया है तब से हमें ट्रैवलिंग के लिए बस एक ही तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं और वह है रॉकेट। वैसे तो रॉकेट अपने आप में काफ़ी एडवांस और इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों के पास इनका भी एक सब्स्टिट्यूट मौजूद है। यह सब्स्टिट्यूट मेगा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आता है और इसका नाम है द स्पेस एलिवेटर। जैसे हम बिल्डिंग के किसी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही अंतरिक्ष में जाने के लिए भी एक लिफ्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी लिफ्ट को द स्पेस एलिवेटर कहा जाता है। आखिर यह स्पेस लिफ्ट का आइडिया आया कहाँ से और यह कैसे काम करता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। स्पेस एलिवेटर के आइडिया को सबसे पहले 1895 में एक रशियन साइंटिस्ट द्वारा प्रपोज किया गया था। उन्होंने एक टावर जैसा ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया था जिसकी चोटी पृथ्वी के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मौजूद होगी। इसी टावर को चलते हुए कोई भी इंसान अंतरिक्ष में जा पाएगा। अब सीधी सी बात यह है कि आइडिया बहुत ही रिस्की और अलॉजिकल है, लेकिन जिस समय इसे सोचा गया था उस समय के हिसाब से यह काफ़ी एडवांस था। इसके करीब 65 साल बाद यानी 1960 में एक रशियन इंजीनियर ने इसी आइडिया को आगे बढ़ाया और फिजिक्स का इस्तेमाल करते हुए एक मेगा स्ट्रक्चर को प्रपोज किया। यूरी नाम के इस इंजीनियर ने बताया कि एक स्पेस टावर को बनाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक स्पेस लिफ्ट जरूर कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। आज हम स्पेस एलिवेटर के जिस आइडियाज़ को जानते हैं वह यूरी के ही ओरिजिनल आइडियाज़ से इंस्पायर्ड है। इसके बाद 1979 में आर्थर क्लार्क की एक फेमस नॉवल में स्पेस एलिवेटर की चर्चा की गई और वहीं से यह आइडियाज़ पॉपुलर होने लगा। जैसे जैसे यह साइंटिफिक कम्युनिटी में फेमस हुआ, वैसे वैसे दुनिया भर के इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों ने अपने अपने आइडियाज़ को शेयर करना शुरू कर दिया। इसी मूवमेंट से स्पेस एलिवेटर एक सीरियस कॉन्सेप्ट बनने लगा और आज नासा जैसी बड़ी स्पेस कंपनीज भी इसे कंस्ट्रक्ट करने की प्लानिंग में लगी हुई है। पार्ट ऑफ स्पेस एलिवेटर एक स्पेस एलिवेटर के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से पहला है एंकर स्टेशन, जिसे कई बार अर्थ नाम से भी रिफर किया जाता है। यह स्पेस एलिवेटर का बेस होता है जो ऊपर से बने स्ट्रक्चर को मजबूती और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसे जमीन के साथ साथ समुद्र पर भी बनाया जा सकता है, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंकर स्टेशन का मजबूत होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें कोई खराबी आती है तो इसका सीधा असर बाकी सभी कंपोनेंट्स पर पड़ेगा, जिससे न सिर्फ स्पेस एलिवेटर टूट जाएगा बल्कि इससे भारी तबाही भी होगी। एंकर स्टेशन से अटैच होता है एक स्पेस एलिवेटर का दूसरा कंपोनेंट टेथर। आसान भाषा में कहें तो केवल साइंटिस्ट के मुताबिक यह स्पेस एलिवेटर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर ही पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टिका होता है। अगर टेथर में कोई खराबी होती है तो किसी भी सामान को लाना ले जाना टोटली इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए इसका मजबूत होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके जरिए ही अंतरिक्ष में पेलोड्स और एस्ट्रोनॉट्स को सेंड किया जाएगा। वैसे तो हमारे पास ऐसे कई मटेरियल्स हैं जिनके जरिए यह केवल मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है, लेकिन अभी भी इस एरिया में वैज्ञानिकों के बीच काफ़ी कंफ्यूजन फैला हुआ है। जैसे जैसे इस टेक्नोलॉजी पर और ज़्यादा रिसर्च की जा रही है, वैसे वैसे हम इस केबल को बनाने के अलग अलग तरीक़ों को खोज रहे हैं। खैर, केबल के बाद इस स्पेस एलिवेटर का तीसरा हिस्सा होता है द काउंटर वेट एंकर स्टेशन। की तरह इसका भी काम केबल को अटैच रखना होता है, लेकिन यह पृथ्वी पर मौजूद होने की बजाय अंतरिक्ष में मौजूद होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर हम एक स्पेस एलिवेटर का निर्माण करते हैं तो उसके काउंटर वेट को जो स्टेशनरी ऑर्बिट के बाहर रखा जाएगा, यानी कि हमसे करीब 1 लाख किलोमीटर दूर। यह काउंटर वेट केबल को स्टेज प्रोवाइड करना ताकि उसके जरिए सामान को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। अगर काउंटर वेट को हटा दिया जाए तो केबल ढीली पड़ जाएगी
और वह किसी काम की नहीं रहेगी। काउंटरवेट के बाद आता है इस एलिवेटर का चौथा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, जिसे क्लाइबर कहा जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसका काम होता है केबल पर क्लाइब करना और सामान को पृथ्वी से अंतरिक्ष में ले जाना। आप इससे ऊपर नीचे वाले केबल तार समझ सकते हैं, जो अपने अंदर एस्ट्रोनॉट्स और सामान को लोड करके अंतरिक्ष में ट्रांसपोर्ट कर सकती है। वैसे तो यह 4 हिस्से स्पेस एलिवेटर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माने जाते हैं, लेकिन इसका एक और पार्ट भी है जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती। वह पार्ट है स्पेस पोर्ट या ऑर्बिटल स्टेशन। स्पेस एलिवेटर के जरिए हम अंतरिक्ष में सामान तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन उस सामान को स्टोर कहाँ किया जाएगा, यह एक डाउट की बात है। इसी डाउट को दूर करने के लिए स्पेस पोर्ट की आइडिया को डिस्कवर किया गया था। एलिवेटर से ट्रांसफ़र हुआ सारा सामान इस स्पेस पोर्ट में जाकर स्टोर होगा, जिससे वहां मौजूद एस्ट्रोनॉट्स अपने मुताबिक इस्तेमाल कर पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस स्पेस पोर्ट में डॉकिंग स्टेशन भी मौजूद होंगे, जहां स्पेस क्राफ्ट को पार किया जा सकेगा। आप इस स्पॉट को एक मिनी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन समझ सकते हैं, जहां एस्ट्रोनॉट्स लगातार मौजूद रहेंगे। हाउ विल द स्पेस एलिवेटर एक्चुअली वर्क? स्पेस एलिवेटर को चलाना एक रॉकेट लॉन्च करने के मुकाबले काफ़ी आसान होगा। जैसे कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होगी, हम क्लाइबर्स के जरिए फ्लड को सेंड करना शुरू कर देंगे। सीधी सी बात है कि यह सब होने के लिए काफ़ी टेस्ट मिशन भी किए जाएंगे, लेकिन एक बार टेस्टिंग ख़त्म होते ही किट्स भेजना हद से ज़्यादा आसान हो जाएगा। स्पेस एलिवेटर्स के आइडिया पर काम कर रहे इंजीनियर्स के मुताबिक इस क्लाइंबर को चलाने के लिए कई डिफरेंट तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें इलेक्ट्रिक मोटर, सोलर पावर और यहाँ तक कि लेज़र बीम एनर्जी से भी पावर किया जा सकता है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इन सभी एनर्जी की रिसोर्सों को यूज़ करने के लिए काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, लेकिन वह रॉकेट्स पर खर्च हुए पैसों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अगर हम एक फुली फंक्शन स्पेस एलिवेटर का निर्माण कर लेते हैं तो चीज़ों को अंतरिक्ष में भेजने की कास्ट कई हजार डॉलर से घटकर मात्र कुछ डॉलर ही हो जाएगी। इसकी वजह से न सिर्फ ज़्यादा मिशन पॉसिबल हो पाएंगे, बल्कि स्पेस टूरिज्म को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल अंतरिक्ष में ट्रेवल करने के लिए एक व्यक्ति को करीब 990 लाख की टिकट खरीदनी पड़ती है, जो किसी नॉर्मल इंसान के लिए अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन स्पेस एलिवेटर के आने से यह टिकट मात्र कुछ हजार रह जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पेस में ट्रेवल करने का मज़ा उठा पाएंगे। वैसे तो दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसी इस एलिवेटर की आइडिया पर काम कर रही हैं, लेकिन जापान इस प्रोजेक्ट पर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा है। 2012 में ओइशी कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी ने यह अनाउंस किया था कि वह 2050 तक एक स्पेस एलिवेटर को कंस्ट्रक्ट करके लॉन्च कर देंगे। इसके करीब 6 साल बाद यानी 2018 में शिजुओका नाम की एक यूनिवर्सिटी ने क्लाइबर को टेस्ट करने के लिए एक मिशन भी लॉन्च किया। स्टर्स मी नाम के इस टेस्ट एक्सपेरिमेंट से वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे कि पैथर और क्लाइबर आपस में कैसे वर्क करेंगे। चैलेंज इन बिल्डिंग स्पेस एलिवेटर। आज तक के सभी टेस्ट एक्सपेरिमेंट्स को मिलाकर वैज्ञानिक एक इम्पोर्टेंट निष्कर्ष पर पहुँचे, और वह यह है कि एलिवेटर को बनाने का सबसे कठिन पार्ट इसकी केबल को मैन्युफैक्चरिंग करना है। यह केबल एक ऐसे मटेरियल की बनी होनी चाहिए जो बहुत ही मजबूत हो और अलग अलग डिफिकल्टीज को सहन कर पाए। इसे न सिर्फ क्लाइबर बल्कि क्लाइबर में मौजूद पीलों का भी वजन उठाना पड़ेगा, जिस वजह से इसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल की रिपोर्ट के मुताबिक कार्बन नैनोट्यूब्स और ग्रेफिन इस केबल को बनाने के लिए काफ़ी अच्छे मटेरियल हो सकते हैं, लेकिन यह न सिर्फ काफ़ी महंगे आते हैं बल्कि इन्हें बनाना भी बहुत कठिन होता है। इससे भी रिस्की बात यह है कि वैज्ञानिक यह नहीं जानते कि इस एलिवेटर को बनाने में कौन कौन सी नई दिक्कतें आएंगी, जिन्हें यह केवल हैंडल कर भी पाएंगे या नहीं।
इन्हीं सब कारणों की वजह से इस मेगा स्ट्रक्चर का आइडिया अभी भी रुका हुआ है। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर हम इस एलिवेटर की केबल को कंस्ट्रक्ट कर भी लेते हैं तब भी यह प्रोजेक्ट कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे केबल को लगातार खतरनाक वेदर कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा। समुद्र में नमी, पृथ्वी पर तेज गर्मी, आसमान में बादल और बिजली, अंतरिक्ष में एक्सट्रीम ठंड, इन सभी चीज़ों को यह केवल शायद ही सहन कर पाएगी। अगर हम वेदर कंडीशंस को किसी तरह मैनेज भी कर लेते हैं तो अंतरिक्ष में मौजूद स्पेस डबरी हमें लगातार परेशान करता रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज अंतरिक्ष में हजारों सैटेलाइट मौजूद हैं, जिनमें से ज़्यादातर खराब हो चुकी हैं। यह खराब सैटेलाइट्स कई बार अच्छी सैटेलाइट के ऑर्बिट में आ जाती हैं और उन्हें भी ख़राब कर देती हैं। कुछ ऐसा ही स्पेस एलिवेटर के केस में भी हो सकता है। क्योंकि यह मेगा स्ट्रक्चर एक ही जगह पर फिक्स होगा, इसलिए इसे किसी खराब सैटेलाइट या उसके ब्रोकन पार्ट से बचाना पॉसिबल नहीं होगा। इससे न सिर्फ स्पेस एलिवेटर खराब हो जाएगा बल्कि अंतरिक्ष में और ज़्यादा कचरा भी इकट्ठा होगा। अब मान लेते हैं कि हम इस सब प्रॉब्लम को भी कुछ ना कुछ करके पार कर लेंगे, लेकिन फिर हमारी नेक्स्ट दिक्कत होगी फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। करंट एस्टीमेट्स के मुताबिक इन सब प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट, टेस्टिंग और लॉन्च में करीब $100 बिलियन का खर्चा आएगा, जो किसी भी साइंस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा है। एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि नासा के एनुअल बजट करीब $25 बिलियन होता है, जिसमें वह मून, मार्स, जुपिटर इत्यादि ग्रहों पर मिशंस कर रहे हैं। अगर कुल मिलाकर इस प्रोजेक्ट को डेवलप करें तो इसे बनाना मुमकिन हो सकता है। सिमिलर प्रोजेक्ट्स वैसे तो इस एलिवेटर के आइडियाज़ पर कई एजेंसीज रिसर्च कर रही हैं, लेकिन कहीं से भी इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई सॉलिड न्यूज़ नहीं है। हालांकि नासा, जाक्सा और सया से आपस में मिलकर लूनर गेटवे नाम के एक स्पेस स्टेशन का निर्माण कर रही हैं। यह स्पेस स्टेशन पृथ्वी की बजाय चांद का चक्कर लगाएगा और इसमें एस्ट्रोनॉट्स भी लगातार मौजूद रहेंगे। इस स्टेशन के जरिए नासा लगातार चांद पर रिसर्च कर रहा है ताकि आगे चलकर वहां लूनर बेस का निर्माण किया जा सके। कुछ ऐसी ही ब्लू ओरिजिनल नाम की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी ऑर्बिट रीफ का निर्माण कर रही है। यह कमर्शियल लो अर्थ ऑर्बिट स्टेशन होगा, जिसमें एक बार में कई लोग मौजूद रह पाएंगे। इसे इंडस्ट्रियल यूज और टूरिज्म पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और यह स्पेस एलिवेटर के स्पेस पोर्ट हिस्से से काफ़ी मेल खाएगा। भले ही यह प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हो, लेकिन इसका स्पेस एलिवेटर से ज़्यादा खास नाता नहीं है। एक अच्छा कंसेप्ट होने के बावजूद स्पेस एलिवेटर फंडिंग की वजह से स्ट्रगल कर रहा है। इसकी एक्चुअली कंस्ट्रक्शन कब शुरू होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वैसे अगर आपको स्पेस एलिवेटर और रॉकेट के बीच किसी एक को चूज़ करना हो तो आप किसे चुनेंगे? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।